नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान विषय में अध्याय 1 भौतिक जगत के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, इससे पहले की कक्षा में हम लोगों ने जाना कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान का शब्द की उत्पत्ति क्या होती है, साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि के बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि फिजिक्स क्या है, मीन्स भौतिक विज्ञान क्या होता है और वो हमारे दैनिक जीवन को किस तरीके से उसका मदद होते हैं। फिर हमने देखा था कि भौतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति यानी फिजिक्स जो वर्ड है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। फिर बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि फिजिक्स के जो है मैथ से क्या रिलेशन है, यानी कि भौतिक विज्ञान और गणित के बीच में क्या संबंध है। आगे हमने देखा था कि भौतिक विज्ञान का तकनीक से क्या संबंध है, यानी कि हमने देखा था कि तकनीक में भौतिक विज्ञान में जो जितने भी तकनीकी विकास या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें जो है हमारे फिजिक्स का क्या रोल है। तो बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि हमारी जो फिजिक्स यानी हमारा जो भौतिक विज्ञान है उसके जो दो फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी जो उसकी प्रमुख रूप से जो सिद्धांत है, मूल रूप से जो सिद्धांत हैं, दो मुख्य ऐसे सिद्धांत हैं बच्चों जिस पे हमारी पूरी फिजिक्स या भौतिक विज्ञान एक तरह से कह सकते हैं कि निर्भर है। वो क्या है बच्चों? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो कौन से दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या कौन से दो मूल हमारे सिद्धांत हैं हमारे फिजिक्स के। तो बच्चों, आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भौतिकी यानी हमारी फिजिक्स के दो प्रमुख विचार हैं, जो टू प्रिंसिपल थ्रस्ट हैं हमारी फिजिक्स के। कौन कौन से हैं बच्चों? पहला है एकीकरण, जिसको इंग्लिश में यूनिफिकेशन कहते हैं बच्चों, और दूसरा है न्यूनीकरण, जिसे रिडक्शन कहते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, एक बात आप लोग ध्यान दीजिए कि हम जितने भी टर्म्स यूज कर रहे हैं उसके हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश टर्म्स भी आपको बताते चलेंगे, जिससे कि आपको आगे कभी भी कहीं इंग्लिश की बुक में भी पढ़ो या कहीं ये टर्म्स आपको सुनने में मिले तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए जो है आप देखेंगे कि हम इंग्लिश टर्म्स भी यूज करते चलेंगे, ठीक है। तो उसमें जो है एकीकरण, जो पहला प्रिंसिपल हमारा जो है या पहला सिद्धांत क्या है, वो एकीकरण पे बेस्ड है, और दूसरा है न्यूनीकरण यानी कि रिडक्शन। नाम ही आप समझ सकते हैं, यूनिफिकेशन एकीकरण, और न्यूनीकरण जो है वो रिडक्शन यानी कि न्यूनीकरण। तो देखिए इसमें क्या, आप पहले यहाँ पे पढ़िए, उसके बाद अभी हम लोग उसको विस्तार से समझते हैं। तो एकीकरण में क्या लिखा है बच्चों, आप पढ़िए साथ में हमारे, कि एकीकरण के बारे में लिखा है कि विविध भौतिक परिघटनाओं की वो व्याख्या कुछ संकल्पनाओं एवं नियमों के पदों में करने का प्रयास। क्या लिखा है बच्चों, एक बार फिर से पढ़िए। विविध भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या कुछ संकल्पनाओं एवं नियमों के पदों में करने का प्रयास। चलिए बच्चों, हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये आखिर क्या है एकीकरण। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग एकीकरण के बारे में देखें, क्या देखें बच्चों, एकीकरण यानी कि इसको फिर से क्या हम लोग बोलेंगे, इंग्लिश में क्या टर्म है बच्चों, ये यूनिफिकेशन, ठीक है। तो बच्चों उसमें क्या लिखा हुआ था, आपको समझ में आया? चलिए अच्छा हम समझाते हैं बच्चों। होता क्या है बच्चों, होता क्या है कि जो यूनिफिकेशन है और एकीकरण है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे जो भी फिनोमिना, मतलब हमारे प्रकृति में जितनी भी प्राकृतिक परिघटनाएं हैं उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी एक ही प्रिंसिपल से उसको समझ लें। तो क्या ऐसा संभव है? देखो बच्चों, संभव तो है, निश्चित है, लेकिन उसका प्रयास अभी चल रहा है वो। लेकिन अभी हम लोग समझेंगे कि कहाँ तक, जितना तक संभव है हमारे फिजिसिस्ट ने कोशिश की है कि अलग अलग फिनोमिना को, अलग अलग लॉज को एक ही प्रिंसिपल या फॉर्मूले से समझाने की जो कोशिश है, जो प्रयास है, वही है यूनिफिकेशन। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम आपको समझाते हैं कि बच्चों देखो, जैसे अगर आप लोग सब लोग जानते हो कि हमारे जो प्रकृति में हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु के बीच में एक कौन सा फोर्स लगता है,
सभी ये जो यूनिवर्सल फोर्स है वो क्या है बच्चों? बिल्कुल ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण बल। यही गुरुत्वाकर्षण बल जो है किस चीज में काम आता है? बिल्कुल हमारे पृथ्वी, हमारी जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारी सूर्य के अराउंड घूमते हैं। वो किस लिए रिवॉल्व करते हैं? किस के कारण? बिल्कुल इसी ग्रेविटी के कारण, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है बच्चों, और यहाँ तक कि उसी फिनोमिना, उसी प्रिंसिपल यानी कि उसी ग्रेविटेशन के चलते हमारी पृथ्वी के अराउंड जो है सारे हमारे जो नेचुरल सैटेलाइट है वो हमारे अराउंड घूमते हैं, और भी सारे जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट्स के अराउंड घूमते हैं, है ना बच्चों। और कौन कौन सा रोल है हम ग्रेविटेशन का? बिल्कुल आज हम यहाँ खड़े हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट ओनली। ठीक, ये हमारे हाथ में मारकर हम बार बार आपका इसका उदाहरण देंगे, ऊपर किए ये नीचे गिरा है तो किसके कारण हो रहा है बच्चों? बिल्कुल सही, तो ये हो रहा है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो आप समझिए कि ये सारी चीज़ों में आप देखिए कि ये इतने जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं, जितने भी ये प्राकृतिक परिघटनाएं हैं, उसको हमारे सर आइजैक न्यूटन ने सिर्फ एक फॉर्मूला से, कौन सा फॉर्मूला है बच्चों? आप सब जानते हो, बिल्कुल m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले से उन्होंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। जितने भी ग्रेविटेशन का, जितना भी हमारे पूरे यूनिवर्स में जितनी भी गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग हो रहा है और हर जगह हो रहा है बच्चों, आप सब जानते हो। तो ये सारी चीज़ों को हम सर आइजैक न्यूटन ने सिर्फ इस फॉर्मूले से ही एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है बच्चों, यानी कि आप समझिए तो ये क्या है, यूनिफिकेशन हमारा क्या, यहाँ कौन सा प्रिंसिपल लगा बच्चों? बिल्कुल बच्चों एकीकरण का प्रिंसिपल लगा है। यानी कि हुआ क्या, अलग अलग परिघटनाओं, अलग अलग जो भी हमारी प्रकृति में चीज़ें हो रही हैं या प्रिंसिपल को किसी एक फॉर्मूले से ही समझना या अलग अलग परिघटनाओं को किसी एक लॉ से समझना, ये होता है हमारा यूनिफिकेशन। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग इसको और भी एक उदाहरण लेके समझते हैं। ठीक बच्चों, देखिए आप सब जानते हो कि देखिए मास, इसको आप लोग ये देखे हो कि नहीं, ये कभी आप लोग सुने हो, पढ़े हो कहीं? किसकी थियरी है? E = mc²। बिल्कुल सर आइंस्टीन के दिया गया। अब इसमें बच्चों E क्या है बताइए? E बिल्कुल एनर्जी, और ये क्या है बच्चों? बिल्कुल मास को करते हैं यानी द्रव्यमान, और ये हमारी ऊर्जा है यानी कि एनर्जी है। ठीक है बच्चों, तो अब आप जानते हो कि आपने पढ़ा हुआ है क्या मास के बारे में या द्रव्यमान के बारे में? आपने क्या पढ़ा है? बिल्कुल आप ये जानते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये आपने पढ़ा है कि नहीं? बिल्कुल, कि द्रव्यमान को न तो पूरी तरीके से विखंडित किया जा सकता है और न तो उसको क्रिएट किया जा, उत्पन्न किया जा सकता है। होता क्या है, हमने पढ़ा क्या है कि इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर, यानी इस मास को अगर तोड़ते हैं तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी क्रिएट नहीं हो किया जा सकता है या पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ऐसा हमने पढ़ा है मास के बारे में। ठीक है, फिर हम एनर्जी के बारे में भी ये बात पढ़े हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ऐसा हमने पढ़ा है। और इसके बारे में भी हमने पढ़ा है कि इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी एक फॉर्म से, एक स्वरूप से उसका स्वरूप बदल जाता है, लेकिन ये बस परिवर्तित होता है, पूरी तरह से न क्रिएट किया जा सकता, न तो उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर काइनेट उष्मा देखते ही हैं, अब उसके एग्जाम्पल हम आगे भी लेंगे बच्चों, अभी हम आगे वाले फिनोमिना भी करते हैं, बताते हैं। तो जैसे अभी अगर कोई चीज़, अगर टेम्परेचर पानी है उसको गर्म करेंगे, तो पानी है तो गर्म करेंगे तो यानी वहाँ पे इवापोरेशन होता है, तो किस चीज़ से गर्म, हीट है उसमें
किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में, किस में गैस जो है उड़ती है, मतलब आप जानते हो इस चीज़ को, अभी हम आगे एक्सप्लेन करते। तो ये चीज़ है। या अभी आप प्रकाश ये जो देख पा रहे हो, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, किस में, लाइट में कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरीके से जो भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है आप देखते हो कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये बोला गया है। अभी ये बात, इस बात को समझे। तो सर आइंस्टीन ने क्या बोला बच्चों, उन्होंने कहा कि ये एनर्जी और मास के लिए बात नहीं है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। नो, इन्होंने बोला कि एक्चुअली होता क्या है, जो कंजर्वेशन है, जो कंजर्वेशन लॉ है, वो किस पर डिपेंड करता है, E प्लस एम को। ठीक है बच्चों, यानी कि जो एनर्जी और मास का जो सम है, यानी ऊर्जा और द्रव्यमान का जो जोड़ है, वो कंजर्व होता है, समझे। और इनके हिसाब से उन्होंने कहा कि जब एनर्जी जो है, एनर्जी को डिस्ट्रॉय, मतलब एनर्जी जब एक फॉर्म से डिस्ट्रॉय होती है, तो वो दूसरा उसके उसी से सब्सिक्वेंट जो है मास बनते हैं, यानी द्रव्यमान क्रिएट होता है। ठीक है, उन्होंने बोला कि एनर्जी जो है वो जब उसमें डिस्ट्रॉय होता है, तो जो वो एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, मास में। और लाइकवाइज उन्होंने वैसे वर्षा उन्होंने बोला कि मास जब जो है वो डिस्ट्रॉय होता है, यानी उसमें जो है कमी होती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल एनर्जी में। तो यानी उन्होंने कहा कि एनर्जी प्लस मास कंजर्व होता है। ठीक है, तो ये जो कंजर्वेशन है वो लॉ इस पे एनर्जी प्लस मास पे करता है। और उन्होंने, और ये इसी थियरी पे बच्चों बहुत से लॉज को उन्होंने सिर्फ इसी पे और पूरे मास और एनर्जी की जितने भी लॉज और फिनोमिना हैं, उसी से उन्होंने एक इसी फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है बच्चों, ये तो उदाहरण हुआ जो अभी तक आप समझते हो और इन सब को पढ़े हो। और भी बच्चों बहुत से आपको उदाहरण मिलेंगे एकीकरण के या यूनिफिकेशन के, वो आगे आप अभी नेक्स्ट क्लास 12th में भी एक पढ़ोगे, मैक्सवेल की इक्वेशन पढ़ोगे कि कैसे सर मैक्सवेल ने जो है एक ही इक्वेशन से, उन्होंने 4 इक्वेशन दिए हुए थे, पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को उससे एक्सप्लेन कर दिया था। तो कुल मिलाजुला के बच्चों आप समझिए कि यूनिफिकेशन या एकीकरण में होता क्या है कि कई लॉज या कई फिनोमिनास को किसी एक इक्वेशन से एक्सप्लेन कर देना है, जो है वो होता है क्या, यूनिफिकेशन या एकीकरण। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि डिडक्शन क्या होता है। तो जैसे बच्चों आप नाम समझ सकते हो, न्यूनीकरण यानी छोटा करना। इसके बारे में पहले थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। अच्छा बच्चों, अभी हम लोग इससे पहले अभी हमने जब यूनिफिकेशन या एकीकरण का जब डेफिनेशन पढ़ा था, तब जो कितना समझ में आया था, अब फिर से एक बार पढ़िए। जो इस बात को समझ लिए हैं आप लोग, तो फिर अब पढ़िए, देखिए अब आप लोग क्या को समझ में आ रहा है कि नहीं यूनिफिकेशन या एकीकरण। लिखा क्या था बच्चों कि विविध भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या कुछ संकल्पनाओं एवं नियमों के पदों में करने का प्रयास। अब आप समझ पा रहे हैं ना बच्चों, क्या लिखा हुआ है, विविध भौतिक परिघटनाओं, यानी कि बच्चों हम लोग भौतिक परिघटनाओं के बारे में या नेचुरल फिनोमिना के बारे में जाने हैं। जितने भी वेरियस नेचुरल फिनोमिनाज हमारे आसपास में होते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन किससे, कुछ संकल्पनाओं यानी कुछ हाइपोथेसिस या कुछ नियम जो है, या कोई भी रूल्स या कोई भी जो लॉज है, उसके द्वारा उनके पदों में करने का प्रयास। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि जितनी भी नेचुरल फिनोमेना या जो हमारे आसपास में होने वाले जितने भी भौतिक परिघटनाएं हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करना, उनको समझना, उनको परिभाषित करना, किससे, कुछ किसी भी एक या 2 नियमों या मतलब कुल मिलाजुला के उसको न्यून करना, उसको बच्चों क्या एकीकरण यानी यूनिफाई कर देना। यानी कि कई परिघटनाओं को एक ही लॉ या प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करने का जो प्रयास होता है, वही होता है बच्चों क्या, बिल्कुल एकीकरण। जैसे कि अभी हम लोग उदाहरण में देखें कि
ग्रेविटी के चलते ही, यानी कि जब हमारे गुरुत्वाकर्षण बल के चलते ही इतनी चीज़ें हमारी भौतिक परिघटनाएं हो रही हैं, जो कि आप ज्वार-भाटा भी जानते हो, तमाम चीज़ें पर भौतिक परिघटनाएं आप जानते हो कि इस सब के पीछे क्या है, वो बिल्कुल सिर्फ एक फंडामेंटल उसका प्रिंसिपल है। क्या है वो? बिल्कुल सर आइजैक न्यूटन, जो बार बार मैं बोल रही हूँ, उन्होंने दिया था, वही उन्होंने जो फॉर्मूला डेवलप किया था, उसी के बेसिस पे हम सारे अलग अलग भौतिक परिघटनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और भी हमने और भी उदाहरण देखे थे। तो अब हमें उम्मीद है कि आप एकीकरण समझ गए होंगे, अब इस डेफिनेशन या परिभाषा को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग अब देखेंगे रिडक्शन यानी कि न्यूनीकरण क्या होता है। तो अब पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं बच्चों, फिर हम लोग समझ के वापस इस डेफिनेशन पे आएंगे और फिर देखेंगे उसी तरीके से कि अब हम लोग इसको समझ पाए हैं कि नहीं। तो जैसा कि आप लोग इस पर पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि किसी अपेक्षाकृत बड़े यानी कि रिलेटिवली कुछ अगर बड़ा फिनोमिना है, उसके अधिक जटिल निकाय, ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा सिस्टम, ठीक है, जो थोड़ा सा क्या है, जटिल है या कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, जिसको आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। मतलब कहने का किया कि कोई अपेक्षाकृत कोई कंपैरेटिवली कोई बड़ा, आपके पास कोई बड़ा फिनोमिना हो रहा है या कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उनके गुणों को, उनकी जो क्वालिटीज़ है, जो चीज़ें जो उसका रीज़न है, जो कुछ भी है, उनको समझने के लिए उसके अवयवी यानी कि जो उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट में जो सरल भाग हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हैं बच्चों, उनके रूप में उसको समझने की कोशिश करना क्या होता है बच्चों? बिल्कुल ये होता है आपका न्यूनीकरण या रिडक्शनिज्म। चलिए इसको फिर से पढ़िए कि किसी अपेक्षाकृत बड़े अधिक जटिल निकाय के गुणों को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सरल भागों की पारस्परिक क्रियाओं और गुणों के व्युत्पन्न करने का एक संबद्ध प्रयास। चलिए हम लोग इसको समझते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन को समझेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो चलिए आइए देखिए बच्चों कि क्या है न्यूनीकरण। न्यूनीकरण जिसको आप क्या कह सकते हैं बच्चों? रिडक्शनिज्म। बच्चों आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होगे, उम्मीद है मुझे बार बार कहना नहीं पड़े, क्योंकि हम बार बार कहते हैं इस बात को कि हमारी फिजिक्स, हमारा मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सिर्फ कहानी पढ़ के सुन के नहीं समझ पाओगे। इसलिए जब भी आप फिजिक्स की क्लास में आप बैठो, अपने हाथ में कॉपी पेन जरूर लेकर रखो और जितने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप नोट करते चलो, ताकि आप बाद में उसको फिर से रिवाइज करने में आपको हेल्प मिलेगी और आगे की चीज़ें जो हम आगे भी बताएंगे या आप आगे अपने से भी पढ़ोगे तो उसको समझने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो बच्चों हमने अभी तक क्या समझा था? बिल्कुल यूनिफिकेशन यानी एकीकरण, एक करना, कई चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को एक मतलब छोटा से बड़ा करना, यानी स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे क्या है बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, छोटे छोटे स्टेप्स को यानी छोटी छोटी चीज़ों को एक बड़ी चीज़ से समझा। ठीक है, वो पार्ट्स टू होल वाली बात एक तरीके से हो गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात जो क्या करने वाले हैं वो यहाँ पे हम बात करेंगे कि कोई एक, हमने पढ़ा कि रिलेटिवली बिग यानी कोई अपेक्षाकृत बड़ी चीज़ को जो हमको अभी समझ में नहीं आ रही है, कोई इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कोई एक जटिल सिस्टम है, कुछ बड़ी सिस्टम है जो हमको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको हमें समझने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? देखो ये हमारा मानव प्रवृत्ति है, ये ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई बहुत बड़ी सी कुछ कठिन सी चीज़ हमको लाके कोई दे देता है या कोई बड़ी सी बात बता देता है, उसमें तमाम तथ्य छुपे रहते हैं, तो सोचते ये कैसे हुआ, वो कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हुआ। तो क्या होता है जो फिर हमें उस समय घबराना नहीं है। पहले जब हम कोई चीज़ों को, होल है, कोई बड़ी चीज़ है, उसको जब छोटा छोटा टुकड़े में करके समझेंगे तो हमको चीज़ों को समझ में आ जाता, तब फिर हम उसको जब मिला के समझते हैं तो फिर हमको समझ में आ जाता है। और वही चीज़ हम लोग इस न्यूनीकरण या रिडक्शनिज्म में करते हैं कि कोई बहुत बड़ा फिनोमेना है, कोई जटिल प्रक्रिया है या कोई रिलेटिवली बिग यानी कोई बड़ी चीज़ है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके या स्टेप बाय स्टेप समझने में, या जो समझ उसमें वहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, उनके जो अवयवी
अवयवी जो भी उसमें बच्चों जिसके उससे रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट फिनोमिना है उसमें वो चीज़ों को समझ के, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है बच्चों, बिल्कुल छोटे छोटे उससे उसमें जिसको जुड़कर वो चीज़ बनी होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, उसमें जुड़कर वो जो चीज़ बनी होती है, उसके जो अवयवी तत्व हैं या अवयवी फिनोमिना है उनको समझेंगे। फिर जब हम उनको समझ लेंगे तब हम समझ लेंगे ओ ये चीज़ें हो रही हैं, तब यानी कि ये सब मिलकर ये चीज़ हो रही है। अच्छा चलिए आपको एक उदाहरण के रूप से समझाते हैं तो आप इसको बहुत और अभी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि बच्चों आप एक उदाहरण है कि आप इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, बिल्कुल। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है, जो मोटर है बच्चों, अब अगर हमको बोलें, आपसे पूछें कि मोटर कैसे काम करता है, आप जानते हो कि मोटर काम करता है। मोटर से जो भी आप पानी आप भरते हो या मोटर के यूज़ से जो भी चीज़ें करते, तमाम चीज़ें करते हैं बच्चों। तो अगर हमें बात करें कि ये मोटर है कोई भी, तो वो मोटर जो है वो किस तरह से काम करता है। तो अब बच्चों इस तरीके से आपको समझ में नहीं, वो आप देखते होंगे कि वो घूमता है, आवाज़ करता है, फिर उससे जो भी बिजली चलती है या कोई भी आप काम करते हो उससे, इलेक्ट्रिक ड्रिल हुआ या जो भी कोई चीज़ होता है, तो उसमें आप सोचोगे कि उसके अंदर में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस ओवरऑल ये जो फंक्शनिंग हो रही है, जो काम हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। तो बच्चों इसको समझने के लिए इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट हैं कि मोटर में जो लगे हुए पार्ट हैं उनको आप समझने की कोशिश करोगे। तो आप बताओ कि आपको क्या पता, आपने क्या पढ़ा है कि मोटर के बारे में कि मोटर किस किस चीज़ से मिलके बनता है। बिल्कुल, जैसे कि आप जानते हो कि मैग्नेट यानी कि चुंबक किस में लगे रहते हैं, मैग्नेट, ठीक है बच्चों, क्या रहता है इसमें, बिल्कुल मैग्नेट बना का यूज होता है। फिर किस चीज़ का यूज होता है, बिल्कुल आर्मेचर, किसका, हाँ बिल्कुल आप सही याद है आप लोग को, आर्मेचर का यूज होता है, ठीक है। फिर उस आर्मेचर कॉइल भी बच्चों इसको बोलते हैं। और बच्चों आप लोगों को क्या याद है, बिल्कुल स्लिप रिंग्स, ये और भी बच्चों बहुत सी चीज़ें होते हैं जो पार्ट्स, जो छोटे छोटे पार्ट्स मिलके जो ये पूरा मोटर तैयार होता है। तो ये अब क्या होगा कि आपको इसको समझने के लिए, मोटर को समझने पहले उसको चुंबक के बारे में जानेंगे कि इसमें चुंबक का क्या रोल है, ये पूरा मोटर को के फंक्शनिंग में, इसको पूरा कार्य करने में इस चुंबक का क्या हेल्प है। फिर उसके बाद आप आर्मेचर के बारे में जानोगे, आर्मेचर का क्या काम है। फिर इसमें स्लिप रिंग्स और भी जो भी वायर और जो कोई भी चीज़ें हैं उसे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो आप उसको पढ़ने का प्रयास करोगे। अब जब आप उन सब के बारे में अलग अलग जान लोगे तब आप एक ओवरव्यू बन जाएगा। अच्छा ये मैग्नेट का ये वाला काम है, आर्मेचर ये कर रहा है, स्लिप रिंग ये कर रहा है और बाकी जो भी पार्टिंग ये कर रहा है, तो ये ओवरऑल ये ऐसे ऐसे रोल प्ले कर रहा है, इससे ये हमारी मोटर कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब जब हुआ क्या बच्चों कि मोटर के जो कॉन्सेप्ट है, मोटर की फंक्शनिंग को पूरा समझने के लिए जब आपने छोटे छोटे इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है उसको समझा, उसके बेसिस पे आपने मोटर की फंक्शनिंग समझी। ये इससे एक और भी आप बच्चों रिडक्शनिज्म जो है, न्यूनीकरण है, अब इससे एक और फायदा होता है। क्या होता है, इससे ये होता है कि जब आप इसके छोटे छोटे पार्ट को समझेंगे तो अब तो आप चुंबक की फंक्शनिंग भी समझे। इसी तरीके से आर्मेचर का भी कार्य कैसे होता है, इसके पीछे कौन सा लॉजिक होता है, सारी चीज़ें आप समझे। इसी तरीके से स्लिप रिंग्स की किस तरह से फंक्शन करता है, कार्य करता है, कौन सा लॉजिक काम करता है, इसको समझेंगे। तो अब जो ये चीज़ें जो इसमें यूज हुई हैं बच्चों, अब आप जो है इस कॉन्सेप्ट को या इस नॉलेज या इस जानकारी को आप कुछ नई चीज़ बनाने में, कुछ नया चीज़ इन्वेंट करने में भी आप यूज कर सकते हो कि नहीं। बिल्कुल, आप इसी चुंबक का प्रयोग करके और भी बाकी चीज़ें कुछ बना सकते हो, कुछ नया बना सकते हो। तो इसी तरीके से आर्मेचर का यूज करके कुछ नया बना सकते हो। तो इस तरीके से रिडक्शनिज्म जो है वो किस में मदद करता है बच्चों, ये कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ये कुछ नई चीज़ को डेवलप करने और विकास करने में मदद करता है। ये भी इसका बहुत हेल्प है और इसका बहुत अच्छा रोल होता है हमारी फिजिक्स में भी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से न्यूनीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। और भी हम लोग उदाहरण देके इसको समझते हैं।
ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। तो बच्चों इसको एक दूसरा उदाहरण लेके भी समझते हैं, जो आपकी बुक में दी गई है। ये वाला उदाहरण आप उसको पढ़िएगा। तो देखिए उसमें ये लिखा हुआ है कि थर्मोडायनेमिक्स की बात की गई है बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स बच्चों उष्मागतिकी, ये आप थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जानते होगे और आगे की कक्षा में भी आप इसको समझोगे। तो उसमें बोला क्या गया है कि जैसे कि अगर मान लीजिए किसी भी बर्तन में आप कोई पानी को उबालते हैं, मतलब उष्मा के बारे में, हीट के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो आपको अगर किसी वेसल्स में, किसी बर्तन में अगर आप पानी को उबालते हो, ठीक है, मतलब गर्म करते हो, ठीक, तो अब वो क्यों गर्म होता है? मतलब ये पूरा ये एक सिस्टम है। अगर ये एक वेसल्स जो है, ये वाला जो बर्तन है, अगर ये एक पूरा सिस्टम है और इसको आपको समझना है कि जब आप हीट मतलब किसी चीज़ पे रखते हो, किसी गैस पे या आग पे इसको पानी को रखते हो और ये गर्म होता है, फिर धीरे धीरे ये कम होता है, तो ये मतलब वाटर लेवल कम होता चला जाता है। क्यों होता है, क्या होता है, आप बस इतना जानते, मतलब अगर आपको फिजिक्स की जानकारी नहीं हो, हमारे भौतिक विज्ञान की अगर जानकारी नहीं हो, तो आप इसको ऐसे नहीं समझो, बस इतना जानते होगे कि चलो जब पानी उबालते हैं तो ये लेवल कम होता चला जाता है, जब इसमें हीट होता है, जब इसमें गर्मी दी जाती है या आग पे रखा जाता है या फ्लेम पे रखा जाता है। तो लेकिन इस पूरे सिस्टम को अगर आपको समझना होगा तो आपके इसके छोटी छोटी चीज़ों को समझना होगा। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों, जो हम बात कर रहे हैं कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट, जो भी इसके पीछे के लॉज या फिनोमिना है या इसके जो भी पार्ट्स हैं, उनको आपको समझना होगा, ठीक है। तो जब आप इसके बारे में पूरा समझोगे, जब थर्मोडायनेमिक्स में आपका तो पूरा चैप्टर्स ही उसमें दिया गया है कई, तो उसमें आप समझोगे कि इसमें कौन कौन सा रोल होता है। ये एक ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की पूरी जो है आपको पढ़नी होगी। तो बच्चों हम लोग आगे की कक्षा में जानेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, लेकिन अभी हम लोग इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, इसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमको पढ़ना होगा। उसमें हम इसके बारे में तब हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ये तब हम ये पढ़ेंगे कि जब हम यहाँ से फ्लेम देते हैं, यहाँ से ऐसे कोई चीज़ से, या जब यहाँ फ्लेम आता है तो गर्मी के कारण जो है इसके बीच के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में, ये जब इसमें हीट एनर्जी जो है वो उसमें इसके मॉलिक्यूल्स को जो है आपस में फिर ये टकराने लगते हैं। क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो उसकी एंट्रोपी के बारे में आप पढ़ेंगे बच्चों। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में ये सारी बातें उसमें पढ़ेंगे, और अलग अलग में चीज़ों को इसको पढ़ेंगे, इसके मॉलिक्यूल्स की साइज का क्या अंतर पड़ता है, ये सारी चीज़ें आप उसमें आपको पढ़ने में पूरा आएगा। तो अब उस तरीके से, यानी ये पूरे सिस्टम को समझने के लिए कि ये पूरा जो एक कॉन्सेप्ट है कि क्यों पानी कहीं पे भी जब पानी गर्म होते हैं तो वो बॉयल होता है या गर्म होता है बॉयल होता है, लेवल क्यों, ये चीज़ों को के पीछे में आप काइनेटिक एनर्जी समझेंगे, एंट्रोपी समझेंगे, ये सारी चीज़ें सब समझेंगे। तो अब आप कहीं भी ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो यूज जो है, जब गर्मी और इसके बीच का रिलेशन आप समझेंगे, तो अब ये दूसरे जगह भी इस नॉलेज का यूज आप कर पाएंगे, एंट्रोपी का यूज कर पाएंगे। बच्चों ये इसको हमें बहुत एक्सप्लेन नहीं करें, क्योंकि आगे की क्लासेज में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज वगैरह आगे की क्लासेज में आप इसको पढ़ेंगे। तो इसको हम बस आपको एक थोड़ा सा बता रहे हैं कि इस तरीके से जब आप उसको पढ़ेंगे तो अब उसमें आप कहीं दूसरी जगह भी उस नॉलेज का प्रयोग करके उसको समझ पाएंगे, या कोई नई चीज़ आप क्रिएट कर सकते हैं या समझ सकते हैं, कुछ अलग उस नॉलेज को अलग जगह पे यूज करके भी समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि कोई भी बिग सिस्टम, कोई बड़ा सिस्टम, रिलेटिवली कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम लोग छोटे छोटे भाग में समझने की जो कोशिश करते हैं, जो प्रयास होता है, वो क्या होता है बच्चों? बिल्कुल वो न्यूनीकरण या रिडक्शनिज्म में होता है। तो बच्चों एक बार फिर से वापस हम लोग चलते हैं उसी डेफिनेशन या परिभाषा पे, और अब समझते हैं कि आपने रिडक्शनिज्म की परिभाषा समझा कि नहीं। चलिए देखिए, अब देखिए न्यूनीकरण को समझा कि नहीं। अब फिर से पढ़िए इसको। किसी अपेक्षाकृत बड़े अधिक जटिल निकाय या सिस्टम के गुणों को
उसके अवयवी यानी कॉन्स्टिट्यूएंट सरल भागों, मतलब जो उतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसके जो थोड़ा सिंपल, जो उससे कॉन्स्टिट्यूएंट या उससे रिलेटेड जो छोटे छोटे जो सिंपल चीज़ें हैं, सरल चीज़ें हैं, उनके सरल पार्ट्स को आप पारस्परिक क्रियाएं यानी कि वो किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं, उनके गुणों में, उनकी क्वालिटी, जैसे कि मान लीजिए इसके मॉलिक्यूल्स की बात हुई, अगर ये पानी गर्म करने वाली ही बात हुआ तो कि उनके गुणों को समझने का एक संबंध, मतलब एक दूसरे के रिलेटेड जो है चीज़ों को समझने के लिए कि ये किस तरह के से उष्मा का या हीट का इसके मॉलिक्यूल्स पे क्या असर पड़ रहा है, या मैग्नेट का आर्मेचर से किस तरीके से कोरिलेशन है, उसके डिफरेंट पार्ट को समझना, इस तरीके से हम लोग को समझने को, उसको कोरिलेट करके समझने का प्रयास क्या होता है बच्चों, न्यूनीकरण होता है या रिडक्शनिज्म होता है। तो बच्चों उम्मीद है कि आज आपने एकीकरण और न्यूनीकरण के कॉन्सेप्ट को भलीभांति समझ लिया होगा। तो बच्चों अब मिलते हैं अगली कक्षा में, प्रकृति के मूल बल के बारे में हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझते रहिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।